स्वागत है दोस्तों। क्या होगा जब सोशल मीडिया के ऊपर ताला जड़ दिया जाए और एक पूरी पीढ़ी की आवाज छीन ली जाए? क्या होगा जब संसद की इमारत आग की लपटों में समा जाए? क्या होगा जब प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में बैठकर भागना पड़े? और क्या होगा जब सरेआम 19 नागरिकों को गोली मार दी जाए? और क्या होगा जब 14 साल का बच्चा घर लौटे किताबों के साथ नहीं, उसकी डेड बॉडी वो भी खून में लथपथ? दोस्तों, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह है नेपाल की सच्चाई जो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको सुनाने जा रहा हूँ। जैसे सरकार और मीडिया दोनों आपसे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ये चिंगारी उठी कैसे? तो जवाब है, यह सत्ता की अय्यासी और सोशल मीडिया बैन के दुष्परिणाम है। 4 सितंबर 2025 नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने आदेश दिया कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे 26 सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए। सरकार का कहना था कि ये सभी ऐप्स और सोशल मीडियाज सरकार के नियमों का या कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वजह कुछ और थी। युवाओं ने इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए महीनों से सवाल उठाए थे, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जनता के टैक्स के पैसे से अय्यासी क्यों करते हैं? उनके बेटे बेटियों के लिए महंगी पार्टियां, महंगी कारें और विदेशी यात्राएं उसी टैक्स के पैसे से अरेंज करी जा रही थी। जब देश बेरोजगारी और महंगाई से टूट रहा है तो नेता आखिरकार महलों में कर क्या रहे हैं? और इसी सोशल मीडिया के ऊपर नेपो किड ट्रेंड चल रहा था। नेताओं की खुद की अय्यासियां, उनके बच्चों की अय्यासियां, ये सभी सोशल मीडियाज पर ट्रेंड कर रही थी और इन सभी से बचने के लिए सरकार ने सोशल मीडियाज को ही बैन कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर यह ताला सरकार के लिए ताबूत बन गया। जिस सोशल मीडिया को दबाने निकले थे, कुचलने निकले थे, अब वही लोग सोशल मीडिया की बजाय सड़कों पर आ चुके थे। 8 सितंबर तक काठमांडू की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन यह भीड़ एक जैसी नहीं थी। एक गुट था शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का जो संविधान का हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें हमारे सोशल मीडियाज वापस चाहिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन मत कीजिए। दूसरा एक और ग्रुप था जिनके हाथ में पत्थर, डंडे, पेट्रोल की बोतलें, ये सब चीजें थी और वो कह रहे थे कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सत्ता को हिला कर रख देंगे। पुलिस ने पानी की बौछार करी, आंसू गैस के गोले चलाए गए, लेकिन धीरे धीरे जो ये उग्र गुट था ये बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन तक पहुंच गया और पुलिस ने गोलियां चला दी। पहली गोली हवा में थी, लेकिन बाकी गोलियां लोगों के सीधे सीने में जाकर के लगी। कुछ ही मिनटों के अंदर 19 आम नागरिकों को, सिविलियंस को ढेर कर दिया गया। इस सब के अंदर सबसे दर्दनाक दृश्य था कि एक 14 साल का बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े वहीं खड़ा था, गोली सीधी जाकर उसके सीने में लगती है। बच्चा वहीं गिर पड़ता है। माँ चिल्लाती रही कि मेरा बेटा आतंकवादी तो नहीं था, यह तो बस किताबें पढ़ने आया था। उसका स्कूल बैग पूरा खून से भीग जाता है। यानी कि उस दिन सिर्फ 19 जानें नहीं गई, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का गला भी घोट दिया गया और लोकतंत्र के सीने पर गोलियों के निशान दर्ज हो गए। खून खराबे के बाद सोशल मीडिया से सरकार ने बैन हटा लिया। लगता है मानो सरकार इस सब का वेट ही कर रही थी। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन अब जनता ने साफ कहा कि गृह मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री भी जाएं। देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचना शुरू हो गई। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी गंभीर चिंता जताई। लेकिन अगर बात भारत की करें तो भारत की तथाकथित गोदी मीडिया ने सच्चाई छुपाई। किसी चैनल ने कहा कि विदेशी साजिश है और वहीं किसी चैनल ने कहा कि सरकार ने मजबूर होकर सिविलियंस पे गोली चलाने का कदम उठाया। लेकिन असलियत ये है कि मासूम बच्चे को गोली लगी, इस खबर को दबा दिया गया और कहा गया कि नेपाल के अंदर सब कुछ सामान्य है। देखते ही देखते प्रधानमंत्री ओली की जो अपनी पार्टी है वो भी बगावत पर उतर आई और 9 सितंबर को प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जनता की आवाज थी, इस्तीफा नहीं, जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री निवास, सभी जगह आग लगी।
नेताओं के घर जलने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खलाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार आग में जिंदा जल गई। लेकिन मीडिया ने फिर से तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा कि यह विदेशी ताकतों का काम है, आतंकवादियों का काम है। भारतीय गोदी मीडिया ने कहा कि यह नेपाल को अस्थिर करने की चाल है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी गलत रिपोर्ट पहुंची, बच्चों को आतंकवादी कह करके पेश किया गया। अब आप ही सोचिए, जिस बच्चे के हाथ में स्कूल बैग था वो एक आतंकवादी कैसे हो सकता है? क्या यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा मजाक नहीं था? झूठ को सच में बदलने की साजिश नहीं थी? और इतना सब होने के बाद अगर वर्तमान हालात की बात करें तो आज जगह जगह पर सेना गश्त कर रही है, कर्फ्यू लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री ओली एक कार्यवाहक के रूप में बचे हैं और देश का जो भविष्य है वो अभी तक अधर में है। अब देखना यह है कि क्या ये हालात सामान्य हो पाएंगे? क्या जो सेना है वो जनता की सुरक्षा करेगी या उनकी आवाज को और दबाने का काम भी करेगी? नेपाल इस संकट से और मजबूत होकर निकलेगा या फिर राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो यह कहानी हमें सबक देती है कि अगर जनता की आवाज को दबाया जाता है तो देश की संसद भी राख में तब्दील हो सकती है। आज सवाल केवल नेपाल से नहीं है, हर एक लोकतंत्र से है। क्या आपकी आवाज सुरक्षित है? क्या आपकी आज़ादी किसी बैन के नाम पर छीनी नहीं जाएगी? कल आपके बच्चे किताबों के साथ घर लौटेंगे या सड़क पर किसी गोली के शिकार बनेंगे? तो ये था पूरा नेपाल का मुद्दा जो शायद गोदी मीडिया आपसे छुपा ले, लेकिन हमने दो टूक आपको इस बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आपकी जो राय है इस बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर से बताएं। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।